आपके अपने चैनल इकोन डिकोडिंग में। आज हम कर्नाटका सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। किसी के द्वारा यह पेपर भेजा गया था, अभी रिसेंट में ये पेपर हुआ है, 2-4 दिन हुआ। तो बोला गया सर इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा और इसको सॉल्व करा दीजिए। वही चीज़ हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, आप पूरा वीडियो को देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है फंक्शन रिलेशन व्हिच अकर्स इन मैथमेटिकल इज नाउ। जो फंक्शन रिलेशन होता है मैथमेटिकल में उसको क्या बोला जाता है। तो मैथमेटिकल मान लो हम लिख रहे हैं कि आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन दैट हैज यूनिक टाइप यूनिक आउटपुट फॉर ईच इनपुट। मतलब ये यूनिक इनपुट होगा फॉर यूनिक आउटपुट होगा फॉर ईच इनपुट। प्रत्येक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट प्राप्त होगा, उसे हम फंक्शन कहेंगे। देखिए जैसे क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर एंड कैपिटल क्या है? लेबर एंड कैपिटल इनपुट है और ये आउटपुट है, और ये क्या है? फंक्शन है। तो मैथमेटिकल टर्म में भी इसको क्या बोला जाएगा? फंक्शन ही बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, फंक्शन। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज नोन एज। तो ऑब्जेक्ट सेट है उसको क्या बोला जाता है? जो ऑब्जेक्ट सेट होता है उसे एलिमेंट बोला जाता है। जैसे हम लिखेंगे ए सेट विथ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू सेट ए बी सी। तो ए बी सी क्या है? ए बी सी इज कॉल्ड एलिमेंट। ये जो सेट है इसके बीच जो ए बी सी होगा क्या होगा? इसको एलिमेंट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसे हम अब आगे बढ़ेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड है फॉर कम्पिटिटिव फर्म लॉन्ग पीरियड नॉर्मल प्राइस विल बी। कह रहा है जो कम्पिटिटिव फर्म होगा लॉन्ग पीरियड में क्या? हाँ, फॉर कम्पिटिटिव फर्म लॉन्ग पीरियड नॉर्मल प्राइस विल बी। जो कम्पिटिटिव फर्म होगा लॉन्ग पीरियड में नॉर्मल प्राइस विल बी क्या होगा? जो नॉर्मल प्राइस होगी वो किस पॉइंट पर नॉर्मल प्राइस होगी उसकी बात कर रहा है, वो पॉइंट क्या है। ठीक है, तो हम पहले ग्राफ को ड्रा करते हैं। देखिए ये हमारा एक्सिस वाई हो गया और ये नीचे एक्स एक्सिस हो गया ला। और कम्पिटिटिव होगा तो हमको पता है ए आर इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा। ठीक, ए आर इज इक्वल टू एम आर। ठीक, और कह रहा है कि जब कम्पिटिटिव होगा तो प्राइस यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, और जो हमारा ए सी होगा वो ऐसे कुछ चला जाएगा। ये हमारा ए सी हो गया। ठीक, और एम सी इसके नीचे से कट करेगा मिनिमम पॉइंट से। अब देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे प्राइस और मार्जिनल कास्ट, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सब इक्वल है। ऐसा पॉइंट हमको देखना। तो इक्वल टू एवरेज कास्ट मार्जिनल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि मार्जिनल कास्ट एवरेज कास्ट सब इक्वल हैं और ए आर एम आर सब इक्वल हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर यही है, इक्वल टू ए सी एंड एम सी ऑफ प्रोडक्शन। तो ये इक्वल हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी और सब है ही नहीं ना, तो वो भी लगाते हैं। ठीक है, तो इक्वल मार्जिनल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली नहीं है क्योंकि एसी भी है। इक्वल एसी प्रोडक्शन ओनली नहीं है। देखिए इसमें ओनली सब में लिखा है, जबकि इक्वल कितना है? एम सी, ए सी, ए आर, एम आर सब कुछ है। ठीक, अब नीचे आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि इक्वेशन इन डिफरेंशियल कैलकुलेशन फॉर रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्शन विथ चेंज इन इनपुट। अरे इनपुट के चेंज होने पर टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज होगा उसका डिफरेंशियल कैलकुलेशन करना है। तो हम जानते हैं कि आउटपुट इज द x1 एंड x2। ठीक है, अब इसका हम टोटल डिफरेंशियल जैसे करेंगे तो टोटल डिफरेंशियल का फार्मूला क्या है? टोटल डिफरेंस देखिए जो पार्शियल डिफरेंशियल होता है ये दूसरी को हम ऐड कर देंगे, टोटल डिफरेंशियल मिल जाता है। पहले हम जानते हैं डिफरेंशियल क्या होता है। देखिए बहुत चीज़ें इसमें हम लिखने में हमको बन नहीं रहा, तो हम बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसे आप सुनिएगा वीडियो को अच्छे से। ठीक है,
तो जैसे फर्स्ट डिफरेंशियल जो होता है, फर्स्ट डिफरेंशियल नहीं, जो डिफरेंशियल होता है वो होता है कि सिंगल वेरिएबल चेंज के लिए, और जो पार्शियल डिफरेंशियल होता है वो होता है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेवरल वेरिएबल हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, तो वहाँ पार्शियल यूज किया जाएगा। और टोटल वहाँ पर यूज किया जाएगा कि जब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उनमें साइमल्टेनियस एक साथ एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हो, ईच अदर इफेक्ट, मतलब एक दूसरे को इफेक्ट डालेंगे तो उसमें टोटल डिफरेंशियल किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इनपुट है वो एक दूसरे पर, जैसे ये इनपुट है, ये देखिए ये डिपेंडेंट हुआ, ये इंडिपेंडेंट हुआ, तो यदि यक्स टू का इफेक्ट यक्स वन पर नहीं पड़ता तो इसका पार्शियल करते हैं, लेकिन यक्स टू का इफेक्ट यक्स वन पर पड़ेगा तो इसका हम टोटल करेंगे। तो एक तीसरे वेरिएबल, इसमें क्या होता है, एक ऐसा थर्ड वेरिएबल होता है जो इन दोनों पर इफेक्ट डालता है, इसलिए इसका इसका हम टोटल डिफरेंशियल करते हैं। जब टोटल डिफरेंशियल करेंगे तो ये सीधा यही निकल के आएगा जो टोटल डिफरेंशियल का फार्मूला है। देखिए ऐसे डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी एक्स वन प्लस डी क्यू अपान डी एक्स टू और डी एक्स टू। अब ये क्या है, ये तो टोटल डिफरेंस का पूरा फार्मूला ही है ना, और वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड ये सही है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। When the first power of an unknown appears in the given equal is called, कह रहा है कि फर्स्ट पावर अननोन appears। देखिए जब पावर क्या होंगी, अननोन होंगी। जब पावर अननोन होगी, मान लो एक फंक्शन लिखा है क्या, एक कोई जैसे लिखा है x बराबर 3x प्लस 2 प्लस 2x, नहीं 3x, सॉरी प्लस 2 लिखा है। हाँ, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें पावर जो है वो अननोन है, पता ही नहीं कि पावर कितना है यहाँ पे। जब पावर नहीं पता है तो पावर एक होगी, और जब पावर एक होगी तो क्या होगा, लीनियर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स में होगा तो ये रो है इसको कॉलम में कर दो, ये रो है इसको कॉलम में करो, ये इसे ये वाला है इसको उठा के सीधा ऐसे कर दो, ठीक, ऐसे करो तो क्या हो जाएगा, 11 12 13, नहीं 11 21 31, तो 11 21 31 ऐसे कर दो। फिर 12 ये वाला करो रो को, 12 22 30, 12 22 30, 12 22 32, ठीक है, 12 22 32, 13 23 33, 13 23 33, ठीक है। फिर 14 24 34, 14 24 34, ये ऑप्शन नंबर ये सही है। देखिए ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो होता है उसको कॉलम में करना होता है बस। इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर बी भी उसी तरीके लिखा है, इसलिए ये क्वेश्चन ना रंग में आ जाएगा। देखिए अगर इनपुट आउटपुट एनालिसिस टेक्निक हो, किसने दिया था, तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस टेक्निक है, ये लियोनटिफ ने दिया था, ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है इसमें क्या होगा, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रक्ट जो होगा क्या होगा, एक्स एक्स इज या तो इक्वल होगा या तो जीरो से अधिक होगा, तो एक्स जो है इक्वल होगा या तो जीरो से अधिक होगा और नॉन निगेटिविटी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे मैच आप दी फॉलोइंग है, तो इसको मैच करना है। स्लस्की के क्या होगा, स्लस्की का हो जाएगा कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है। एरो क्या होगा, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, ऐसा कुछ है। एरो एरो का सी एस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। लियोनटिप का हो जाएगा इनपुट आउटपुट। डेंजिन का हो जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो स्लस्की का जो हो जाएगा कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब ए का थर्ड कहीं है, ये है, ठीक है। बी का आई वी,
एरो का ठीक है, सी का दूसरा, लियोनटिव का ठीक है, डेंजर का ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसको हम बाद में कर देंगे, लास्ट में करेंगे, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। 10 नंबर। देखिए 11th नंबर क्वेश्चन, केयरफुली एग्जामिनेशन दिस स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। कह रहा है इसमें करेक्ट आंसर चूज करिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, द करेंट अकाउंट इज द बैलेंस ऑफ पेपर इंक्लूड इन द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस है। करेंट अकाउंट में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं, ठीक। तो गुड्स जो होता है विजुअल होता है और सर्विसेज जो होती है इनविजुअल में होती है। तो ऑप्शन नंबर ये एजर्सन जो है वो सही है। द कैपिटल अकाउंट कवर द ट्रांसफर पेमेंट बिटवीन कंट्रीज, ये ट्रांसफर पेमेंट को नहीं कवर करता, ये गलत है, ठीक। क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट भी करंट अकाउंट में आता है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। डमी वेरिएबल क्या होता है इसमें, रेगुलेशन इसमें होता है M-1, M-1 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इम्परफेक्ट कंपटीशन एराइज करा, इम्परफेक्ट कंपटीशन कब बढ़ेगा। तो देखिए इम्परफेक्ट कंपटीशन बढ़ने के ये सब तौर तरीके हैं, ठीक। लेकिन ये ऑप्शन जो है ये इम्परफेक्ट कंपटीशन बढ़ाने के लिए एकदम एराइज होता है। जैसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट वेरिएशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसमें विभेद पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है, ठीक। फिर इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर डिस्टेंस, जो कंज्यूमर का डिस्टेंस है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, ये सब इग्नोर किया था। तो ये सब क्या करता है, जो मोनोपोली है उसको बढ़ाता है, ठीक है। इम्परफेक्शन इन द कम्पिटिटिव मार्केट, तो ये सब, ये फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है, ये जो है जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है उसको एराइज करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन के जो एजम्पशन है उसको पढ़ेंगे तो यही चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द करेक्ट थ्रो। तो जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो करेक्ट करेक्ट किस किया जाता है, वो करेक्ट किया जाता है किससे, मार्केट को के द्वारा, अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन। तो यहाँ अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन नहीं है, तो डिविलेशन होगा नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल होगा नहीं, हाँ। और एक्सचेंज रेट होगा, कि एक्सचेंज जो होगा यही होता है जो मार्केट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और कैनलाइजेशन ये तो होगा नहीं, तो ये भी गलत है। अंडर द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द नेशन मॉनेटरी अथॉरिटी इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखिए एक जो मॉनेटरी होती है और जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है उसके अंतर्गत जब इंटर करती है तो वो टाइम आता है क्या, स्मूथ आउट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी इंटर करती है, और जो फ्लक्चुएशन होता है उसको सही करते हैं, एक टाइम बाद इंटर कर जाते हैं। क्योंकि इसमें जो फ्लोटिंग होता है उसमें मार्केट काम करती है। लेकिन जब जब ये लिमिट होता है, जो लिमिट सेट रहती है उसको क्रॉस कर जाता है मार्केट, तब मॉनेटरी पॉलिसी को इंटर करना पड़ता है और इस चीज़ को सही करना पड़ता है, हमारा जो एक्सचेंज रेट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाई। जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन किससे होता है, तो डिमांड एंड सप्लाई से होता है, क्योंकि मार्केट काम करता है। तो डिमांड एंड सप्लाई, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, दी टर्म्स आर ट्रेड डिफाइंड। जो टर्म्स आर ट्रेड है वो डिफाइंड किससे होता है, तो डिफाइंड होता है पी एक्स अपान PM, एक्सपोर्ट अपान इम्पोर्ट। तो ये क्या होता है, एक्सपोर्ट अपान इम्पोर्ट क्या होता है, एक रेशियो होता है। ऐसा कहीं लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऐसा कुछ, डिफरेंट वैल्यू, ये तो होना ही कुछ डिफरेंट बिटवीन, ये भी नहीं होगा। द रेट ऑफ विच एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। द रेट एट हुइच एक्सपोर्ट एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट का जो एक्सचेंज होता है फॉर इम्पोर्ट के लिए, ये ऑप्शन ठीक है, मतलब इम्पोर्ट के लिए होता है एक्सपोर्ट का एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, और ये मतलब ये फार्मूला भी यही कहता है।
18 नंबर क्वेश्चन है, द बिगर द नेबर पॉलिसी रिफर, कह रहा है इसमें द बिगर द नेबरिंग पॉलिसी रिफर्स यूज द टैरिफ फार, कह रहा है जो आपका पड़ोसी है उसको भिखारी बनाने के लिए कौन सी चीज़ें की जाती है। द बिगर द नेबरिंग पॉलिसी पॉलिसी रिफर्स टू यूज ऑफ टैरिफ फार, कह रहा है जो पड़ोसी है उसको भिखारी बनाने के लिए आप किस चीज़ का यूज करते हैं, क्या करेंगे। तो उसमें या तो डंपिंग कर दो या तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दो, तो दोनों काम से हो जाएगा। तो ऐसा कुछ लिखा है। तो एम्प्लॉय अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज रेट इम्पोर्टिंग, तो इस कुछ देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो ये सही है। इम्प्रूविंग कंट्री बैलेंस ऑफ ट्रेड, यदि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पड़ोसी भिखारी बनेगा ही इस कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और उसके यहाँ डंपिंग हो जाएगी। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, दी अरेंज द फॉलोइंग, ये देखिए बुक्स का है, हम जल्दी जल्दी लिखते हैं इसका और आप लिखते जाइए, क्योंकि पेपर सॉल्व कराने में 100 क्वेश्चन है तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम तेज करते हैं थोड़ा सा। तो जो दास कैपिटल है ये कब आया था, 1867, ठीक। और कम्युनिज्म मैनिफेस्टो आया था 1848। दी पावर्टी एंड दी पावर्टी दी पावर्टी एंड फिलासफी ये जो आया था 1847। दी सिविल वार फ्रांस जो आया था 1862। तो सबसे पहले क्या आया 1848 में, दी कम्युनिस्ट, ऑप्शन नंबर ए सब में है, ठीक, दो में है। और कोई इससे पहले आया है, ये 47 आया है, सी सी इसमें है, फिर ए है, फिर बी। तो ऑप्शन नंबर ए मोस्टली सही है। देखिए ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, लेकिन यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एब्सोल्यूट एडवांटेज किसका है, एडम स्मिथ का है। ऑप्टिमम करेंसी एरिया क्या है, रॉबर्ट मुल्टन फ्लेमिंग होगा। परचेजिंग पावर पैरिटी गुस्ताव कैसल होगा। कस्टम इंडियन किसका किसका होगा, जैकब मिलर का होगा, ठीक। इसको मिला लीजिएगा, यही ऑप्शन सही है। जैसे एब्सोल्यूट का क्या है, पहले का सेकंड है, पहले का सेकंड किस में है, दोनों में है। ऑप्टिमम करेंसी रॉबर्ट मुल्टन फ्लेमिंग, बी का पहला किस में है, दोनों में है। परचेजिंग पावर गुस्ताव कैसल, थर्ड, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इंडियन नेशनल डिफेंस इज एग्जाम्पल, कह रहा है इंडियन नेशनल डिफेंस एग्जाम्पल किसका है, पब्लिक गुड्स का, ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए टैक्स इनेक्टेड टू डील विद द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, जो टैक्स होता है इनेक्टेड टू डील, ये सीन, देखिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के लिए जो टैक्स लगाया था उसको हम सीन टैक्स कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। एन एग्रीमेंट एमंग द फर्म मार्केट अबाउट क्वांटिटीज टू प्रोड्यूस और प्राइस टू चेंज, तो क्या होगा, कार्टेल होगा। जो इन दोनों के बीच होती है, मतलब एक डील होती है फर्म के बीच, वो क्या होता है, वो कार्टेल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेल बोलते हैं। आप बैलेंस वजन मल्टीप्लायर वाजिब फर्स्ट जो बैलेंस वजन मल्टीप्लायर था फर्स्ट टाइम किसने दिया था, कीन्स एनालिसिस। व्हेन द टैक्स रेट इंक्रीज, द इंक्रीज इज द साइज, देखिए साइज ऑफ टैक्स बेस इंक्रीज होने का मतलब हो क्या हुआ कि टैक्स का दायरा बढ़ गया, नए नए टैक्स लगाएंगे, और जो नए नए टैक्स लगाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स की साइज, मतलब साइज ऑफ टैक्स बेस, टैक्स का साइज इंक्रीज हो गया, ठीक। और कह रहा है टैक्स रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये होगा हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक। कैपिटल एक्सपेंडिचर कुड बी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, देखिए उसमें क्या होता है, स्ट्रेंथिंग एग्रीगेट डिमांड, ये सही है। क्राउड्स इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है। इनहांस द लॉन्ग टर्म सप्लाई प्रोडक्ट, सही है, तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई ऐसा होगा इसमें सब सही होगा, जैसे ऑप्शन नंबर 4। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होता है तो उसमें क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी आता है, और सप्लाई भी बढ़ जाता है, और
डिमांड भी इंक्रीज हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। कैपिटल लेवल, ये जो एक मेथड है किसका, लोन लेने का, ये किसने दिया था, तो ये दिया था रिकार्डो ने। केयरफुली एग्जामिन द स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। तो पहला ऑप्शन क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल रुपी इज आल्सो नोन एज ई रुपीज, सही है। कह रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल रुपी है उसको हम ई रुपी के नाम से जानते हैं, हाँ बिल्कुल जानते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड मतलब रीजन, इंडियन रुपी डिजिटल वर्जन इज फुली इंटीग्रेटेड इन टू आरबीआई पेमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बिल्कुल सही है। ये जो ई रुपी, जो इंडियन रुपी डिजिटल रुपीज़ है वर्जन है, वो फुली इंटीग्रेटेड है आरबीआई पेमेंट, इसके लिए ये पूर्णतया एकीकृत है, हाँ बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी मतलब एजर्सन और रीजन दोनों सही है, ठीक। तो एजर्सन और रीजन इसका दोनों सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, जैसे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हमको लग रहा है कि ये तो सही है। देखिए डिजिटल रुपीज़ है, और क्योंकि ये फुली इंटीग्रेटेड है आरबीआई पेमेंट के साथ, नहीं ये दोनों सही है, बस इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए कुछ चीज़ें आप भी मैच करिएगा, क्योंकि जैसे अब ये एजर्सन और ओरिजिन दोनों सही है, लेकिन इसका ए सही है कि बी सही है, लेकिन तो इसके कारण ये तो नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऐसा आप देखिए कि हमने सही बताया कि नहीं इस आंसर के, बस बाकी तो आंसर मैं ठीक बताया हूँ। मैच द फॉलोइंग चूज द करेक्ट आंसर, इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है, मैच द फॉलोइंग है। तो एक्साइज, जो एक्साइज टैक्स है वो किस पे लगेगा, तो एल्कोहल पर लगेगा। फाइन किस पे लगेगा, ऑल ए टाइम टैरिफ रूल पर लगेगा। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन किस पे लगेगा, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड रहेगा। सर्विस क्या लगेगा, केबल और ऑपरेटर सर्विस, सही है। देखिए जो एक्साइज है वो चला जाएगा किस पे, एल्कोहल पर, ए का थर्ड, ए का थर्ड। फाइन किस पे लगेगा, कोई चीज़ वोलेटाइल के लिए रूल तोड़िए, तो बी का आई भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट है, जो रेवेन्यू अकाउंट होता है, या कैपिटल अकाउंट होता है, और एक रेवेन्यू अकाउंट होता है। तो रेवेन्यू अकाउंट में क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट होगा, सब्सिडी होगा, ग्रांट होगा, ये तीनों होगा। और क्या है इसमें थोड़ा देखते हैं। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट ये रेलवे कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, तो ये तीन होगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरी हैव टू अकर्स देयर इज, कह रहा है कि जो कंट्री एक्स है उसमें ग्रोथ के लिए एक्स कंट्री में नेसेसरी क्या होना चाहिए तब ग्रोथ होगी, तो कैपिटल, तो क्या है, टेक्निकल प्रोग्रेशन, वर्ल्ड लिखा है, देखिए पहले वर्ल्ड लिखा है, यहीं से गलत हो गया, क्योंकि एक्स कंट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ भी वर्ल्ड वर्ल्ड लिखा है, वर्ल्ड इकोनॉमी, ये भी गलत हो गया। तो हमको दो में देखना है। तो पॉपुलेशन क्या करता है, ये ग्रोथ को कम करता है, इसको हटाओ, फिर कैपिटल फॉर्मेशन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, कह रहा है इसमें कौन सा करेक्टली नहीं मैच है। गोल्डन एज जॉन रॉबिन्सन सही है, गोल्डन रूल एक्युमुलेशन एडमंड फेल्प्स सही है, एसटीडी स्टैंड रॉबर्ट सोलो सही है, लो इनकम ट्रैप ये किसका है, नेल्सन का है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है, तो इसके लिए यहाँ पूछा है नॉट करेक्टली, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है, व्हिच फॉलोइंग द इकोनॉमिस्ट इज propounded द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसका है, इसम पीटर का है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज आर एलिबरेटेड दी थ्योरी, देखिए ये जो फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज होता है ये अनबैलेंस ग्रोथ में होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिस्टिक इज रिलेटेड, द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज रिलेटेड, द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज रिलेटेड होता है, ये होता है किससे, कार्ल मार्क्स से, क्योंकि इन्हीं इन्हीं के सिद्धांत में ये सब चीज़ें हैं, तो इसको पढ़ेंगे समझ में आए, ठीक। व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए प्राइमरी गोल्स क्या है उसको देखते हैं, ठीक। देखिए पहला क्या है,
नो पॉवर्टी होनी चाहिए, जीरो हंगर इंडेक्स, ये सब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ ये भी ठीक है। अचीव द जेंडर इक्वलिटी, ये भी सही ठीक है। तो ए बी सी तो सही है, लेकिन डी जो है वो ऐसा कुछ गोल में नहीं है, ठीक। क्योंकि गोल में प्रमोटिंग जॉब स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तो है, बट प्रमोटिंग जॉब स्ट्रॉन्गर ये तो हम ऐसा कुछ नहीं पढ़े हैं। तो सो ए बी सी सही है, ए बी सी सही है। और डी को आप थोड़ा सा देखिएगा, या डी भी सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक। तो ए बी सी हमको ठीक लग रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। Which organization in India, which organization in India has been given the responsibility of monitoring the progress of SDG? जो SDG है, इसके गोल्स जो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इसको कौन मेजर करता है? मतलब ये कौन से संस्था के अंतर्गत आती है, कौन मॉनिटरिंग करता है? तो ये नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग। सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन बेस्ड पावर्टी एस्टिमेशन मेथोलॉजी वाज गिवन बाय। देखिए, कैलोरी और न्यूट्रिशन बेस्ड जो पावर्टी, मतलब फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, मतलब कैलोरी भी यूज किया जाए और पावर्टी भी यूज और न्यूट्रिशन भी यूज किया जाए, तो सबसे पहले तेंदुलकर ने यूज किया था, बाद में रंगराजन ने किया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसा पूछता कि कैलोरी सबसे पहले किसने यूज किया, तो वो हो जाता लकड़वाला साहब के पहले कौन आता है? दंतेवाला कमेटी। तो दंतेवाला कमेटी सबसे पहले उसकी थी, फिर लकड़वाला कमेटी, और तेंदुलकर जी आते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन भी शामिल कर देते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल द सोलो मॉडल ऑफ लॉन्ग रन ग्रोथ? सोलो मॉडल लॉन्ग रन ग्रोथ क्या है? वन कंपोजिट कमोडिटी इज प्रोड्यूस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। देखिए, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज है, ये चला जाएगा अनबैलेंस ग्रोथ। पहले का सेकंड किस में है? ये यहाँ पे है। टर्नपाइक थ्योरम क्या है? वन न्यूमैन मॉडल है। दूसरे का फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑर्गेनिक कंपोजिशन कैपिटल, ये मार्क्स का हो जाएगा। ए के प्रोडक्शन इंडोजीनियस ग्रोथ हो जाएगा, ठीक। फोर्टी 41 नंबर क्वेश्चन है। अब एक ये देखिए, जो आईडीबीआई है, इसकी स्थापना कब हुई? ये सब बहुत पूछा जाता है, ये नेट में पूछा जाता है, सेट में पूछा जाता है, और भी एग्जाम में पूछा पूछा जाता है। तो इसको क्या कहिए, लिखते चलते हैं। तो जो आईडीबीआई है, इसकी स्थापना हुई थी 1964। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये IFCI का फुल फॉर्म क्या है? तो IFCI का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1948। ICICI बैंक के फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में होती है, ठीक। IRBI, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा IRBI का इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1985, ठीक। अब सबसे पहले कौन आया? 48 में IFCI आया, मतलब थर्ड आया सबसे पहले, ठीक। फिर कौन आया? ICICI बैंक आया। तो थर्ड सेकंड कहीं ऐसा लिखा है? ये है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड। तो फर्स्ट टाइम किसने दिया था इसको? मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था क्वांटिटी थ्योरी, या फिशर। ये कहाँ, इसमें ऑप्शन भी में नहीं है। देखिए, इसमें ऑप्शन में नहीं, ये ऑप्शन छोड़, ये ऑप्शन हमको कंफ्यूजन है, ठीक। तो इसको हम छोड़ते हैं। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी इन शॉर्ट टू बी अचीव बाय व्हिच अमंग फॉलोइंग। तो किसके, देखिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है तो क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ये लिखा है।
तो ऑप्शन नंबर ये सही है, बाकी सब गलत है। और सबसे मनी सप्लाई नहीं कंट्रोल होता। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। देखिए टू स्टेटमेंट है, उसके बारे में देखना है कि कौन सही है, एजर्सन एंड रीजन है। तो मनी सर्व्स एज द स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, कि मनी जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू करती है। मनी में स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, हाँ ये बात सही है। पब्लिक कैन होल्ड देयर वेल्थ इन फ्रॉम इन मनी, इसलिए क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, इसलिए मतलब सॉरी, पब्लिक कैन होल्ड देयर वेल्थ इन फ्रॉम मनी, इसलिए पब्लिक जो है उसको होल्ड करती है, मतलब रखती है किसमें, वेल्थ के फॉर्म में, मतलब मनी को वेल्थ के रूप में रखती है। अब इसको देखते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट उसके जो रीजन है एजर्सन का, मतलब मैच खा रहा है कि नहीं। तो पहले ऑप्शन में क्यों की लगाइए, मनी में स्टोर वैल्यू होती है क्योंकि लोग अपने पास वेल्थ को रखते हैं इसलिए उसकी स्टोर वैल्यू होती है, या मनी को रखते हैं इसलिए होती है। हाँ, इस इसीलिए रखते हैं क्योंकि उसमें स्टोर वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही है, ठीक, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टेड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो ये क्या हो जाएगा, यूनाइटेड पेमेंट ऑफ मनी, न्यूट्रल ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए इसमें क्या होगा कि फैक्टर जो है वो अफेक्ट किससे होंगे, सर्कुलेशन ऑफ मनी, तो होगा ट्रांजैक्शन से इफेक्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ता जाएगा वेले वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगा। फैक्टर अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, तो वेलोसिटी ऑफ मनी कब बढ़ेगी, जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आज हम कितना 50 क्वेश्चन तक करेंगे बस, ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हैं। अरेंज द फॉलोइंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आई थी वो कब आई थी, 16 सेंचुरी। कब आई थी, 16 सेंचुरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जब आई थी कब आई थी, ये आई थी 1930 में आई थी। और कैब्रिस कैश बैलेंस जो अप्रोच आया था ये 20th सेंचुरी में आया था, ठीक। और मॉडर्न थ्योरी जो अप्रोच आया था वो अभी रिसेंट में समझ लीजिए कि मतलब ये सबसे लास्ट में रहेगा। तो क्वांटिटी थ्योरी आई थी, फिर कैम्ब्रिज आया था, तो फर्स्ट एक थ्री ऐसा कुछ लिखा है, एक थ्री सेकंड, ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। रेगुलेट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाले कुछ एजेंसी दी हुई है। तो नहीं नहीं सॉरी, हाँ कह रहा है इसमें इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली कौन सी एजेंसी है। तो इसमें इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली एजेंसी है वो क्या है, IRDA है, जिसकी स्थापना कब होती है, ये होती है 1999 में, ठीक। तो IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। बाकी IFCI ये सब का ना डेट लिख लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। जो LIC है ये क्या है, LIC एक कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुई, 1956 LIC की। और GIC की स्थापना कब हुई, जो GIC है इसकी स्थापना होती है 1972। और इसका होता है IRDP का 1978। और इसका होता है 1900, इसका होता है IFCI 1948, ठीक। लिक्विडिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विडिटी ट्रैप करस्पॉन्ड्स टू, जो लिक्विडिटी ट्रैप है वो करस्पॉन्ड्स, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, लेबर डिमांड फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन, मनी डिमांड। ये क्या होता है, एक मनी डिमांड फंक्शन होता है, लिक्विडिटी ट्रैप होता है, एक मनी डिमांड फंक्शन होता है। कैसे, क्योंकि स्पेकुलेटिव डिमांड होता है, जो स्पेकुलेटिव डिमांड है वो एक मनी डिमांड फंक्शन है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी सही है।
इलास्टिसिटी ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, कह रहा है कि जो जब स्पेकुलेटिव डिमांड होता है तो उस समय इलास्टिसिटी क्या होता है। तो ऐसे देखिए, इलास्टिसिटी हम उसका ग्राफ बनाते हैं किसका, स्पेकुलेटिव डिमांड फंक्शन का। ये कुछ ऐसे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक समय बाद ये क्या हो जाएगा, हार्जेंटल हो जाएगा। जब हार्जेंटल हो जाएगा तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होगी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन करके यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक, फिर आगे बाद में करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूजन एंड हेंस इक्विटेबल डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज मॉडल होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके फाइनेंशियल इंक्लूजन में यही किया जाता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको बैंक से लिंक किया जाता है, यही मॉडल चल रहा है, इसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या मतलब है, धन का समावेशन करना है, कुछ ऐसा करना है कि बैंक से सब कुछ लिंक करना है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। बाकी बाकी क्या होगा अब आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक।